नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और यूपीपीएससी करंट अपडेट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि उत्तर प्रदेश से संबंधित विशेष जो प्रश्न होते हैं, करंट अफेयर के खंड से संबंधित, उनको लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस सप्ताह के महत्वपूर्ण वो प्रश्न कौन से हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षा में आपके लिए हो सकते हैं सहायक। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड यानी सीआईएल और उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने किस उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? अब दोनों के बीच में एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। विकल्प आपके सामने है। कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने के लिए बी ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश में पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सी। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए या डी है जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए। अमूमन देखिए आपके सामने ये प्रश्न आएगा तो जैसे ही कोल इंडिया लिमिटेड आएगा आपको लगेगा कि कोयले आधारित परियोजना से इसका संबंध होगा, लेकिन वास्तव में आपको ध्यान देना है कि सीआईएल ने जो एमओयू पर हस्ताक्षर किया है किसके साथ किया है? वो किया है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी यूपी आरवीयूएनएल के साथ। इसका मतलब ये दोनों ने मिलके, जाहिर सी बात है कि ऊर्जा के क्षेत्र में ही किया होगा समझौता। तो ये समझौता हुआ है बेसिकली सौर ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र में, क्योंकि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो सीआईएल है वो एक रणनीतिक अपना कदम उठा रहा है आगे की रणनीति के तहत। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए दोनों के बीच में एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। अब सीआईएल जो है वो हरित ऊर्जा क्षेत्र में एक रणनीतिक पहल कर रहा है, उसी के पार्ट के तौर पर इसको देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में चूंकि इसकी जो डिमांड है वो तेजी से बढ़ रही है, जो ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में जो डिमांड है वो तेजी से बढ़ रही है, तो उसको पूरा करने की दिशा में एक मजबूत कदम के तौर पर इसको देखा जा रहा है। अब ये एक गैर बाध्यकारी नॉन बाइंडिंग समझौता है, यानी कि दोनों की सहमति से एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है, कोई बाध्यकारी नहीं है। और उत्तर प्रदेश के भीतर अगर बात करेंगे तो 500 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के उद्देश्य से इस समझौते को स्थापित किया गया है। आगे देखिए, जो कोल इंडिया लिमिटेड है, दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा हम उनके संबंध में थोड़े बहुत तथ्य देख लें तो सीआईएल जो है भारत में एक कैसी संस्था है? तो सरकारी स्वामित्व वाली कोयला खनन से संबंधित ये कंपनी है। और देश में इसका काम क्या है? तो कोयला से संबंधित जो संसाधन है, कोयला संसाधन है, उसका प्रोडक्शन करेगी, उसका मैनेजमेंट करने का काम ये करती है। अब उसके लिए ये जिम्मेदार है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1975 में 1975 में हुई थी और ये विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक खनन कंपनी भी है। और सीआईएल को, जैसा कि आप जानते हैं कि जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनको अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, तो इसको महारत्न श्रेणी के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की अगर बात करें तो ये राज्य सरकार का पूर्ण स्वामित्व है और ताप विद्युत उत्पादन का एक उपक्रम है। तो ये किससे संबंधित है? ताप विद्युत के उत्पादन से संबंधित है। 25 अगस्त 1980 को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी, नवीन ताप विद्युत परियोजनाओं का निर्माण ताकि यहाँ पर किया जा सके। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन उससे पहले आपके लिए सूचना है कि जयपुर शाखा में आईएसजीएस फाउंडेशन का जो बैच है दिनांक 9 जून से शाम 5 बजे से प्रारंभ हो रहा है। वहीं पर आरएसजीएस फाउंडेशन बैच की बात करें 9 जून को सुबह 11 बजे से प्रारंभ हो रहा है। करोल बाग शाखा में हिंदी माध्यम आईएसजीएस फाउंडेशन बैच की बात कर ले तो 30 मई को सुबह 8 बजे से इसका प्रारंभ हो रहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर में केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उत्पादन यूनिट का उद्घाटन किया गया? यानी कि इस मिसाइल की को प्रोडक्शन करने के लिए एक यूनिट जो है उसका उद्घाटन हुआ है। किस शहर में हुआ है? तो हैदराबाद, नागपुर, लखनऊ और भोपाल। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश से संबंधित ये संस्करण है तो लखनऊ में हुआ है, इसलिए आपके लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। आगामी परीक्षाओं में आपको देखने को ये मिल सकता है प्रश्न, तो ध्यान दीजिएगा। इस यूनिट की स्थापना में कुल 300 करोड़ रुपए की लागत लगभग आ रही है और उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा जो है, यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर है, उसके अंतर्गत की गई है। अब भारत सरकार का जो डीआरडीओ है यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है, और रूस की कंपनी जो है एनपीओएम, इन दोनों का ये संयुक्त उपक्रम है, यानी दोनों के द्वारा इस यूनिट को शुरू किया जा रहा है। और इसमें भारत की हिस्सेदारी अगर बात करें तो 50.5% होगी और रूस की हिस्सेदारी 49.5% होगी। और अगर ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो आप जानते हैं कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो भारत और रूस का संयुक्त उद्यम है और इसका नाम भी रखा गया है दोनों ही देशों में बहने वाली नदियों के नाम पर, भारत के ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर और रूस की मस्कोवा नदी के नाम पर। मारक क्षमता की बात करेंगे 290 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है
और इसकी गति की भी बात करें तो इसकी गति ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना है। 2.8 मैक की गति से विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल के तौर पर भी इसको देखा जाता है। अग्रणी जो क्रूज मिसाइल है उसके तौर पर इसको जाना जाता है। ये 2 चरणों वाली है। पहले चरण में ठोस प्रणोदक इंजन लगा है और अगले चरण में क्या लगा है, इसमें दूसरे में तरल रैमजेट मिसाइल लगी है। अब ये मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है, इसका मतलब कि इसको तीनों ही जगहों पर, हवा में, जमीन पर और समुद्र में, पानी में, वहां से इसको लॉन्च किया जा सकता है। किसी भी मौसम में लॉन्च किया जा सकता है। दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है, यानी कि ये इसको अपने टारगेट को सेट करके उसके बाद एक बार अगर आपने दाग दिया इस मिसाइल को तो फिर ये उस टारगेट को हिट करती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को वैश्विक स्तर का तकनीकी कौशल प्रदान करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसके लिए? युवाओं को वैश्विक स्तर का तकनीकी कौशल प्रदान करने के लिए, यानी तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए। जाहिर सी बात है कि तकनीकी से संबंधित सारे क्षेत्र हैं, उनके साथ समझौता हुआ होगा। आईआईटी कानपुर, एनआईटी इलाहाबाद या आईआईटी रुड़की या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है कि आईआईटी रुड़की के साथ। विकल्प सी आपका सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है ताकि यहाँ के जो युवा हैं उनको ज्यादा से ज्यादा तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जा सके, दक्ष बनाया जा सके। अब इस समझौते के माध्यम के 2 पक्ष में, एक राज्य सरकार हो गई, एक आईआईटी रुड़की हो गई। इनके बीच में तकनीकी सहयोग के लिए इसको इस एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। अब उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की स्थापना की बात करें तो 13 सितंबर 2013 को इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग के तहत इसको स्थापित किया था। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकरण सोसाइटी के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। युवाओं को आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञ जो है वो मार्गदर्शन देंगे और किन किन क्षेत्रों में मार्गदर्शन देंगे ताकि वो दक्ष हो सके। तो देखिए, एक तो उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि टेक्निकल रूप से वो स्ट्रांग हो सके। नवाचार के संदर्भ में शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा अनुसंधान के अवसर दिए जाएंगे रिसर्च के फील्ड में। स्टार्टअप और सहयोग और परामर्श, ये सभी क्षेत्रों में आईआईटी रुड़की के द्वारा, उनके एक्सपर्ट्स के द्वारा युवाओं को ट्रेन किया। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जोन ने राज्य कर विभाग के अंतर्गत जीएसटी संग्रह में पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया? अब जीएसटी संग्रह में पहला स्थान किस जोन को मिला है? विकल्प आपके सामने है। लखनऊ जोन, वाराणसी जोन, मेरठ जोन या आगरा जोन। तो देखिए, इसमें सी विकल्प आपका सही है। मेरठ जोन सबसे इसमें शीर्ष पर रहा है जीएसटी संग्रह के मामले में। वहीं दूसरे स्थान पर लखनऊ कारपोरेट सर्किल मुख्यालय जो है वो दूसरे स्थान पर रहा है। उसके बाद गौतम बुद्ध नगर तीसरे, लखनऊ द्वितीय जोन चौथे और बरेली जोन 5वें स्थान पर। जीएसटी की अगर बात करें तो जीएसटी आप जानते हैं कि मूल्य वर्धित वैल्यू एडेड टैक्स के रूप में जाना जाता है। अप्रत्यक्ष कर होता है। भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर ये लगाया जाता है। साथ ही साथ 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ 101वें संविधान संशोधन से इसका संशोधन अधिनियम जो था 2016 के माध्यम से इसको एक राष्ट्र एक कर के रूप में लाने के लिए इसको स्टैब्लिश किया गया था, भारत में लागू किया गया था। आगे अगर बात करें जीएसटी परिषद की, तो जीएसटी परिषद क्या है? संवैधानिक निकाय है और जीएसटी के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार होता है। और अनुच्छेद 279A1 के अनुसार जीएसटी परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। संशोधित संविधान के अनुच्छेद, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, जिसका संबंध जीएसटी परिषद से है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्वतंत्रता संग्राम के वीरों की स्मृति में म्यूजियम और ओपन थिएटर सहित वीर रथ पार्क? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आने वाली परीक्षाओं में आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए, वीर रथ पार्क जो है वो बनाया जा रहा है कहां पर? विकल्प आपके सामने है। लखनऊ, आगरा, वाराणसी या नोएडा। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है विकल्प डी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में जो स्वतंत्रता संग्राम के जो 32 ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको यहाँ पर उनकी यादों को, उनकी विरासत को संरक्षित करने के लिहाज से ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के समीप स्थित है। ये वहां पर डेवलप किया जा रहा है। वहां पर एक गांव है जिसका नाम है नलगढ़ गांव। तो जो नलगढ़ गांव है वहीं पर इसको स्थापित किया जाएगा। और नलगढ़ गांव को चुनने का कारण यह है कि नलगढ़ जो गांव है वहां से ज्यादातर जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं वहां पर इकट्ठे होते थे। वहीं से स्वतंत्रता सेनानी अपनी रणनीतियों को बनाते थे। तो कहीं ना कहीं उससे ऐतिहासिक दृष्टि से नलगढ़ गांव से चाहे शहीद भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, सुभाष चंद्र बोस हो, आजाद हिंद फौज के कर्नल सिंह हो, इनकी शरण स्थली रहा है। किसी न किसी रूप में यहाँ पर वो रुके। तो ऐसा माना जाता है कि इन सेनानियों ने यहीं से ब्रिटिश सेना पर हमले की जो रणनीति बनाई थी या उस पर कैसे हमको
औपनिवेशिक शक्तियों पर प्रहार करना है, उससे संबंधित रहा है। यहाँ पर 22 एकड़ भूमि जो है उस पर इस पार्क की स्थापना की जाएगी। इसकी अनुमानित लागत जो है लगभग 42 करोड़ होने की संभावना है। साथ ही साथ इस पार्क में एक संग्रहालय यानी म्यूजियम बनाया जाएगा और उसकी दीवारों पर इन स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों को भी उकेरा जाएगा, ताकि इन जवानों की जो कहानियां हैं उनके अंकन से इनकी स्मृतियों को कालजयी बनाया जा सके। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए वैश्विक क्षमता केंद्र यानी जीसीसी नीति को मंजूरी दी है। ये पहला कथन है। दूसरा इसका कारण दे रहा है कि इस नीति का उद्देश्य राज्य को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। अब इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए वैश्विक क्षमता केंद्र नीति को मंजूरी दी है। ये सही है और इसका उद्देश्य भी है कि 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है यूपी को, तो ये भी सही है। तो दोनों ही कथन सही है, व्याख्या भी सही है, तो इस लिहाज से आपका पहला ए विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए, वैश्विक निवेश को आकर्षित करना ये इसका उद्देश्य है ही। वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी नीति को मंजूरी भी प्रदान की है, तो दोनों ही कथन आपके यहाँ पर सही है। अब अनुमान है कि यह नीति आईटी, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों में जो वैश्विक जो लोग हैं निवेश करना चाहते हैं उन इन्वेस्टर्स को आकर्षित करेगी, जो अभिकर्ता है उनको आकर्षित करेगी। अब उत्तर प्रदेश में जो स्थापित किए जा रहे हैं जीसीसी, वो किस किस डोमेन में होंगे, किस किस क्षेत्र से संबंधित होंगे, तो इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी है, मशीन लर्निंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा, रोबोटिक प्रक्रिया स्वचालन और इंजीनियरिंग डिजाइन और विकास, ये तमाम ऐसे डोमेन ही क्षेत्र हैं जहां पर ये जीसीसी स्थापित सेगमेंट को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं। अगला है, हाल ही में भारत सरकार ने पिपराहवा अवशेषों की नीलामी को रोकने के लिए एक प्रकार का अभियान शुरू किया। यह नीलामी किस देश के एक नीलामी घर में होनी थी? विकल्प आपके सामने है। विकल्प है अमेरिका में, चीन में, हांगकांग में या जापान में। आज जानते हैं कि पिपराहवा का संबंध किससे है? महात्मा बुद्ध से है। महात्मा बुद्ध के अवशेष भी वहां पर कुछ रखे गए हैं और ये माना गया कि कुछ ऐसी महात्मा बुद्ध से संबंधित चीजें थी, के अवशेषों से संबंधित ऐसी चीजें थी जिनको कि अवैध तरीके से हांगकांग ले जाया गया और वहां के नीलामी घर में नीलाम किया जा रहा था। अब इस पर भारत सरकार ने आपत्ति की और फिर उन्होंने इसी वजह से ये प्रकरण हाईलाइट रहा। तो देखिए, हांगकांग इसका सही विकल्प है। तो हांगकांग में स्थित जो सोथबी नीलामी घर है, वहां कुछ ऐतिहासिक वस्तुओं की नीलामी की घोषणा की गई, जिसमें कि इन वस्तुओं में पिपराहवा जो उत्तर प्रदेश में है स्थित है, वहां से बुद्ध के जो अवशेष हैं, जो बुद्ध के पवित्र अवशेष के तौर पर जिनकी मान्यता है, वो भी सम्मिलित थे उन नीलामी में, नीलामियों की लिस्ट में। तो इस पर भारत सरकार को कड़ी आपत्ति हुई और उसका ये कहना था कि यह अवशेष भारत की बौद्ध विरासत का अंग है और हमारी पवित्रता का ये प्रतीक है। अब ऐसे में इनका इस तरह से व्यावसायिक नीलामी करना एक असंवेदनशील घटना है, यानी कि अवैध भी है, क्योंकि अवैध तरीके से भारत से बाहर ले जाया गया था। अब भारत सरकार ने सोथबी का जो नीलामी घर है हांगकांग का, उसको नोटिस भी दी, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला भी दिया कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, विशेष तौर पर यूनेस्को कन्वेंशन 1970 का, जिसके तहत की सांस्कृतिक विरासत की चोरी और तस्करी के अंतर्गत यह आएगा कि आपने अवैध तरीके से इस चीज को बाहर ले गए। और 1898 में पिपराहवा के स्तूप स्थल पर एक उत्कीर्ण ताबूत था। उस ताबूत की खोज से इस स्थान को प्राचीन कपिल वस्तु के साथ पहचानने में सहायता प्राप्त हुई। तो पिपराहवा को भी आप याद रखेंगे, आप जानते रहिए। तो मुख्य मुद्दा यही था जिसकी वजह से पिपराहवा यहाँ पर चर्चा में रहा। अब ये महात्मा बुद्ध से संबंधित था, शाक्य अवशेषों का उल्लेख भी करता था। इस ताबूत के ढक्कन पर ही एक अंकित जो अभिलेख है उसमें बुद्ध और उनके समुदाय और शाक्य अवशेषों का उल्लेख करते हैं, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा। अब अंत में बारी है इस हमारे एपिसोड के अभ्यास प्रश्न की, और अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी हमेशा की तरह आप पर होती है। आप इसका जवाब दें कमेंट बॉक्स में। भारत सरकार ने पिपराहवा अवशेषों की नीलामी रोकने के लिए किस अंतरराष्ट्रीय कानून का हवाला दिया? विकल्प आपके सामने है। विकल्प क्या है? तो पेरिस समझौता, यूनेस्को कन्वेंशन 1970, जलवायु परिवर्तन संधि, जैव विविधता संरक्षण। उम्मीद ही नहीं, विश्वास है इसका सही जवाब आप जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।